पढ़ा था और ये कहा था कि अगली वीडियो में हम LS कपलिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना सीखेंगे। कोई एग्जांपल आ जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालनी है। एक बात और, पिछली वीडियो में जो एंगल निकाला था वो खाली हमने L और S के बीच में निकाला था। अगर एंगल निकालना आ जाए J और L के बीच में या फिर J और S के बीच में, तो एंगल कैसे निकालना है, एक बार उसका फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लिख लो ताकि उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सको। L और S का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था, J एंड S, और J और L के बीच का फॉर्मूला लिख लो एक बार। एंगल बिटवीन, लास्ट वीडियो में क्या किया था, L और S के बीच का एंगल। इस बार कौन सा करेंगे, J और L के बीच का एंगल, J और S के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन J एंड S, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में जो एंगल था वो कौन सा एंगल था, cos थीटा LS, और इस बार कौन सा एंगल होगा, cos थीटा JS। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। J+1 प्लस S+1 माइनस L+1, नीचे क्या आ जाएगा, J+1 और क्या है S+1। अगर यही एंगल हमें इसके बीच में निकालना हो, cos थीटा, J और S के बीच का निकालना है, यही सेम एंगल आपको J और L के बीच का निकालना हो, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये L वाली टर्म उठ के आगे आ जाएगी। तो क्या होगा, J+1 प्लस L+1 माइनस S+1 डिवाइड बाई √J+1 √S+1। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, L और S के बीच का एंगल, J और S के बीच का एंगल, J और L के बीच का एंगल। अगर ये फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूमेरिकल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें याद करने थे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी एटम के एनर्जी लेवल को निकालने के लिए जो टर्म लिखी जाती है कि कौन सा एनर्जी लेवल कम है, कौन सा एनर्जी लेवल ज्यादा है, उसको निकालने के लिए हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी जाती है, ठीक है। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी थी मैंने, 2s+1 Lj, जिसमें 2s+1 क्या दिखाती है, मल्टीप्लिसिटी। अगर 2s+1 की वैल्यू 1 है तो वो टर्म सिंगलेट बोली जाएगी। अगर 2s+1 की वैल्यू 2 है तो डबलेट बोलेंगे। अगर 2s+1 की वैल्यू 3 है तो उसको ट्रिपलेट बोला जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू होना जरूरी नहीं है, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू व्हाटएवर 1 2 3 4 कुछ भी होती चली जाए, n की वैल्यू से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस पे किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ s की वैल्यू पता होनी चाहिए, l की, और s और l की पता है तो j की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहे कोई भी हो, हमें सिर्फ s और l से मतलब है, यानी कि सब शेल कौन सी है और सब शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बात पता है तो n की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू कुछ भी, यानी कि 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 सबके लिए l की वैल्यू सेम है, तो n की वैल्यू से फर्क कोई नहीं पड़ रहा। अब जो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखना सीखेंगे वो हम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखना सीखेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आसानी के लिए आप वो टर्म लिखना सीखो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना शुरू करें तो देखो पहले टर्म लिख के दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है ये, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें पाया जाता है, s में पाया जाता है। अगर 1s1 है तो देखो 1s1 के लिए सबसे पहले वैल्यू निकालनी है s की, स्मॉल s की वैल्यू। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखा जाता है, 1/2। अब देखो l किसकी वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू
होती है S के लिए, 1 किसके लिए होती है E के लिए, 2 D के लिए, 3 F के लिए। तो यहाँ पे S की वैल्यू है, S की वैल्यू L की कितनी हो जाएगी 0। तो देखो आपके पास दो टर्म आ गई, कौन सी, S की वैल्यू पता लग गई, L की वैल्यू पता लग गई, किसकी वैल्यू निकालनी है J की। J क्या होता है L प्लस माइनस S। अगर आपके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो J की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी L प्लस माइनस S। तो यहाँ पे L प्लस माइनस S कितना है 0, ये कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। एक तो कितनी 1/2 प्लस 0, एक 1/2 माइनस 0, तो कितनी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। अगर प्लस माइनस 1/2 है तो हमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि हम यहाँ पे केवल J की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एक टर्म को छोड़ दो, जैसे ऐसे लिखा हो प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 टर्म को आप छोड़ दो, सिर्फ J की वैल्यू लगी कौन सी ये। तो देखो S की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई, J की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल s की वैल्यू कैपिटल S के बराबर होगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो S की वैल्यू कैसे निकालते हैं √S+1, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल s की वैल्यू कैपिटल S के बराबर हो जाएगी। अब मैं लिखती हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s+1 Lj, 2s+1 S की वैल्यू 1/2, कैपिटल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो S की वैल्यू कितनी, 2s+1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 2s+1 2 के बराबर आ गई। L की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सी सबशेल लिखी जाएगी S। L की वैल्यू 0 है, कौन सी सबशेल में है S में। J की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गई 2s1/2। अगर हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s1 यानी कि S सबशेल के अंदर है, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या आ गई 2s1/2। अगर यही चीज मैं 1p1 के लिए करूँ, 1d1 के लिए करूँ, 1f1 के लिए करूँ, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अलग अलग आती चली जाएगी। एक और क्वेश्चन निकालते हैं, पहले आप ये वाला देखो। अब देखो जैसे हाइड्रोजन में Z = 1 था, अब हम इसमें देखते हैं अगर N की वैल्यू लेनी होती है, जैसे उसमें क्या था हाइड्रोजन में मेरे पास 1s1 था, तो ये जो है ना ये N की वैल्यू को दिखा रहा है, इसमें N की वैल्यू कितनी है 1। अब मैं आपको दिखाती हूँ N की वैल्यू चेंज होने से भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए N की वैल्यू कोई मतलब नहीं लगती। अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो इसके एनर्जी लेवल कैसे भरे जाएंगे 1s2 2s2 2p1। तो देखो N की वैल्यू चेंज हुई, N की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, और L की वैल्यू चेंज हुई, उसमें L कौन सा था S वाला था, इसमें L की वैल्यू क्या हो गई P के ऊपर डिपेंड करेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, इसमें भी S = 1 था, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 था, इसमें भी कितना है 1, खाली L की वैल्यू चेंज होती है। तो देखो N की वैल्यू के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, L की वैल्यू के चेंज होने से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पे फर्क आएगा। अब हमें सिर्फ इसको कंसीडर करना है, पीछे वाले जो शेल भरे हुए उनको भूल जाओ, सिर्फ इस शेल को देखो कि इसमें किसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है। आपको एक बात बताएं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करो एक बार। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले वैलेंस शेल में भरे जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिएक्शन में कोई काम नहीं होता। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इसी को अपना ऑप्टिक कंप्लीट करना है ना, ये अपना ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन में भाग लेगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोला जाता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से बात करेंगे तो हमेशा इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना बोल के क्या बोलेंगे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो 2p1 है, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं S की। अगर मेरे पास S है कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले बताया था मैंने, S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। अब J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, J की वैल्यू होती है L + S, यानी कि L - S से लेके L + S तक होती है J की वैल्यू। तो L - S करो, 1 - 1/2,
1 माइनस 1/2 2, 1 प्लस 1/2, तो कितनी आई 1/2 और 3/2। तो जे की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू 1/2, एल की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1/2 और 3/2। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी जाएगी, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2s + 1, 2s + 1 एल और जे। अब केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल एस की वैल्यू कैपिटल एस बताएगा, क्योंकि हमारे पास कोई और इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ कॉम्बिनेशन करें। तो 2s + 1 कैसे लिखा जाएगा, 2 × 1/2 + 1। एल की वैल्यू 1 किसके लिए, पी के लिए, तो 1, और जे की वैल्यू 2 है 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। तो ये देखो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1 + 1 2, 2। एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी टर्म आएगी, पी। नीचे कितना है 1/2 और 3/2। तो इसकी दो टर्म्स आ गई, दो टर्म्स लिखो इसको, 2p 1/2, 2p 3/2। यानी कि जो आपकी एक एनर्जी लेवल था, जो p एनर्जी लेवल था, वो दो हिस्सों में टूट गया। खाली में 2p1 किस में टूट गया, अब हम बनाते हो आपके लिए एक बार एनर्जी लेवल बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मेरे पास पहले 2p था, ये 2p ऐसे है। मैंने आपको पिछली वीडियो में हुंड रूल भी समझाया था। हुंड रूल यानी कि हुंड रूल क्या बताता है, आपको एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में कौन सा एनर्जी लेवल पहले होगा, कौन सा एनर्जी लेवल बाद में होगा। तो पहले वो एस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, फिर एल की वैल्यू पे, और सबसे बाद में जे की वैल्यू पे। तो यहाँ पे एस की वैल्यू तो कितनी है 1/2, उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई भी। पी की वैल्यू, इसमें एल की वैल्यू 2 है, एक एल की वैल्यू कितनी है 1/2 और एक कितनी है 3/2। तो वो इन पे डिपेंड करेगा कि 1/2 वाली टर्म पहले आएगी या 3/2 वाली टर्म पहले आएगी। देखो एस की वैल्यू भी एक ही है 2, पी की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में, इसमें भी 2p है, इसमें भी 2p है। तो एस वैल्यू तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है, जे पे। जे की एक वैल्यू 1/2 है, जे की एक वैल्यू 3/2 है। अब देखो हुंड रूल में क्या बताया था, लोअर एस लोअर एनर्जी, लोअर एल लोअर एनर्जी, और अगर आपका जो ये वाला है 2p1 यानी कि जो बैलेंस सब शेल है वो आधी से कम भरी हुई है, तो जितना छोटा जे होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी, जितना बड़ा जे की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो 2p 1/2, 1/2 इज स्मॉलर देन 3/2। जे की ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन अगर सब शेल आधी से कम भरी है तो छोटी वाली टर्म की एनर्जी कम होगी, बड़ी वाली टर्म की एनर्जी ज्यादा होगी। तो 2p जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। नीचे वाला कौन सा आएगा 2p 1/2, पर वाला कौन सा आएगा 2p 3/2। ये हुंड रूल की हेल्प से हम एनर्जी लेवल डिफाइन करते हैं। ये हुंड रूल बताएगा कि नीचे वाला जो स्प्लिटिंग है वो 2p 1/2 की होगी या 2p 3/2 होगी। अब 2s 1/2 वाली जो टर्म थी उसमें स्प्लिटिंग क्यों नहीं होगी, 2s वाली जो टर्म थी वो तो ऐसे की ऐसे 2s 1/2 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी की स्प्लिटिंग हुई नहीं, उसके अंदर जे की केवल एक ही वैल्यू थी 2s 1/2, तो वो एनर्जी लेवल फाइन स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब 2p की बात आई तो उसमें जे की दो वैल्यू आ गई 1/2 और 3/2, दो वैल्यू आते ही ये 2p टूट जाएगा दो टर्म्स में, एक 2p 1/2 में, एक 2p 3/2 में। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हुंड रूल के अकॉर्डिंग उसको कैसे लिखते हैं। हुंड रूल पता है तो एनर्जी लेवल को डिफाइन कर सकते हो, हुंड रूल नहीं पता तो ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सी टर्म नीचे आएगी कौन सी टर्म ऊपर आएगी। और कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनर्जी लेवल का डायग्राम बना के दे देगा आपको, मान लो उसने 4 डायग्राम बना दिए, दोनों को साथ रख दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, या दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डायग्राम उसमें सही है, कौन सा एनर्जी लेवल पहले आए, कौन सा एनर्जी लेवल बाद में आएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने के साथ साथ हुंड रूल को भी ध्यान में रखो, ठीक है। मुझे हुंड रूल पता था तो मैंने लिख दिया कि अगर जे की लोअर वैल्यू है तो एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की टर्म नीचे आएगी, जे की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी की टर्म ऊपर आएगी। किस केस पे, जब बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो बैलेंस शेल आधी से कम फिल्ड हो। अगर आधी से ज्यादा फिल है तो 2p 3/2 नीचे आता, 2p 1/2 ऊपर चला जाता। अगर मान लो यहाँ पे 2p 1 की जगह 2p 5 होता और फिर भी एनर्जी की टर्म यही होती 2p 1/2 3/2, तो 2p 3/2 नीचे लिखा जाता, ये उल्टा हो जाता, 3/2 नीचे आता और 1/2 ऊपर आता। क्यों, क्योंकि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन आने के बाद आधी से ज्यादा भरी हुई है,
तो लोअर जे की वैल्यू ज़्यादा होगी, अपर जे की वैल्यू कम होगी। आए समझ में? ये था आपके पास एलएस कपलिंग के अंदर अगर एन की वैल्यू चेंज हो जाए तो स्प्लिटिंग पे क्या फर्क पड़ता है। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर आपके एन और एल दोनों की वैल्यू ही चेंज होगी, ठीक है। उसमें देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे काम करती है। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एलएस कपलिंग होने के बाद एल की वैल्यू कैसे लिखनी है, एस की वैल्यू कैसे लिखनी है, जे की वैल्यू किस तरह से लिखनी है। तो 2s + 1 एल जे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में बस ये पूछा जाता है, गेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा और पूछेगा बताओ कैसे हुआ है। आप देखो बेटा आगे, जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, मुझे क्लियर याद नहीं कौन से उसमें, पर क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। क्वेश्चन था फाइंड द पॉसिबल टर्म्स, पॉसिबल टर्म्स से मतलब है पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। फाइंड द पॉसिबल टर्म्स ऑफ ए सिस्टम containing one valence electron, containing one valence electron corresponding to n equal to 3, corresponding to n equal to 3। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इसमें ये कहा गया है कि n की वैल्यू 3 है और उसके लिए आपको बताना है कि n इक्वल टू 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस एक ही है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू 0 1 2, लेकिन ये बात फिक्स है, चाहे l की वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, हर केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बस एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कभी भी ना एलएस और जेजे कपलिंग के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, सब टर्म आराम से लिखते चले जाओ, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी जल्दबाजी करें तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आराम से लिखो, अगर n इक्वल टू 3 है तो इसके कोरस्पोंडिंग l की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 1 2, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, l की वैल्यू होती है 0 to n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 और 2। अब देखो इसके लिए मैं इसकी वैल्यू निकालूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया, 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो लिखा हुआ है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो इसकी वैल्यू भी एक ही होगी, 1/2। पहले बना लेते हैं, इधर लिखो l की वैल्यू कितनी है, 0 1 2। इससे कोरस्पोंडिंग s की वैल्यू इस केस में 1/2 रहेगी, इस केस में 1/2 रहेगी, इस केस में 1/2। दोनों में कोरस्पोंडिंग j की वैल्यू लिखो। j की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, l ± s, l माइनस s से लेके l प्लस s तक होती है। अब देखो l की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1/2, j की वैल्यू आएगी, j की वैल्यू केवल 1/2 आएगी। इस केस में l की वैल्यू 1 - 1/2 से लेके 1 + 1/2, तो एक बार कितनी आएगी, 1 - 1/2 2 1 + 1/2, तो दो वैल्यू आएगी 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2। इस केस में देखो l की वैल्यू 2, s की वैल्यू 1/2, तो j की वैल्यू 2 - 1/2 और कहां तक 2 + 1/2, 2 - 1/2 3/2, 2 + 1/2 5/2। तो इधर देखो l की वैल्यू 0 के लिए l की वैल्यू 0 के लिए s की वैल्यू 1/2, j की वैल्यू 1/2, l की वैल्यू 1 के लिए s की वैल्यू 1/2, j की वैल्यू 1/2 और 3/2, l की वैल्यू 2 के लिए s की वैल्यू 1/2, j की वैल्यू 3/2 और 5/2। टोटल कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू 3 के लिए टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपके पास 5 आ गई। तो कैसे लिखनी है वो, इधर लिखते हैं। सबसे पहले कैसे लिखी जाएगी, 2s + 1 l j। इसके लिए लिखो सबसे पहले, अगर j की वैल्यू 1/2 है, मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर टर्म को सब उल्टा मान देंगे। j की वैल्यू सबसे पहले s की वैल्यू, तो 2 × 1/2 + 1, बीच में l की वैल्यू अगर 0 है तो क्या लिखा जाएगा, s, और j की वैल्यू 1/2, तो ये टर्म कितनी आई, 2s 1/2। सबसे पहले टर्म कौन सी आ गई, 2s
1/2। अगली टर्म देखो, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1/2। अगर S की वैल्यू 1/2 तो 2S + 1 तो फिक्स ही हो गया, ये तो हमेशा 2 ही रहेगा। L की वैल्यू 1 है तो P, एक टर्म 2P 1/2, दूसरी टर्म 2P 3/2। यहाँ लिखो आगे 2P 1/2, 2P 3/2। आगे आओ, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1/2, तो 2S + 1 2। L की वैल्यू 2 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? D, S P D F। L की वैल्यू 2 तो S की वैल्यू L की वैल्यू 2 की कोरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आएगी? D, 2D। अब दो टर्म है 3/2 और 5/2, तो 2D 3/2, 2D 5/2। तो कैसे लिखा जाएगा? 2D 3/2, 2D 5/2। इस एक क्वेश्चन के लिए कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ये आ गई 2S 1/2, 2P 1/2, 2P 3/2, 2D 3/2, 2D 5/2। अब एक क्वेश्चन इस पे मैं जोड़ती हूँ कि अगर आपको इन टर्म्स को उन रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो तो एनर्जी लेवल कैसे अरेंज करोगे? देखो, सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? L और S की वैल्यू पे। S की वैल्यू सबके लिए सेम है 2 2 2 2 2, तो S की वैल्यू कैंसिल, S पे डिपेंड कर ही नहीं रही। किस पे डिपेंड करेगी? L पे डिपेंड करेगी। देखो L की वैल्यू S, P और D, जितनी ज्यादा L की वैल्यू होगी उतनी ही कम एनर्जी की टर्म होगी। अब देखो L की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी, फिर किसकी है? इसकी, और फिर किसकी है? इसकी, यानी कि इस टर्म की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें L की वैल्यू सबसे कम है। अब बात करते हैं J की। J किसमें सबसे बड़ा है? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब अगर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आधे से कम फील्ड है, तो कैसे लिखी जाएगी? 2D 5/2 जो टर्म है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें J की वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर किसकी बारी आएगी? 2D 3/2, फिर 2P 3/2, फिर 2P 1/2 और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? 2S 1/2। तो इस तरह से होम रूल के अकॉर्डिंग आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि कौन सा किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब एक बात देखो, अब तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सबके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब कुछ क्वेश्चन अगली वीडियो में ऐसे करेंगे जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक शेल में भी हो सकते हैं, दूसरी शेल में भी हो सकते हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। देखो इधर, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे इस लेवल तक के क्वेश्चन सिर्फ गेटे पूछे जाएंगे। अगर बात करें हम नेट के क्वेश्चन की तो उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती, उसमें 2 या 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या 2 से ज्यादा पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले आप ये देख लो कि अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उनको कैसे लिखा जाता है। आप सबसे पहले वो लिखना ही देख लो एक बार, फिर अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ न्यूमेरिकल कैसे करने होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेम वैल्यू ऑफ n and l, सेम वैल्यू ऑफ n and l। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में जिसमें n और l की वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके पास, एक बार लिख लेते हैं, नॉन इक्विवेलेंट, दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल काम करता है। फिर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें देखो हैविंग either different value of, having either different value of n and l or both। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तो वो होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, n और l दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि n भी सेम है और l भी सेम है। नॉन इक्विवेलेंट में या तो n अलग होगा या l अलग होगा या दोनों ही अलग होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं 3s1 3p1, तो देखो इसमें n की वैल्यू अलग है, सॉरी n की वैल्यू इसमें सेम है, l की वैल्यू अलग है। इसके लिए l की वैल्यू 0 है, इसके लिए l की वैल्यू 1 है। तो ये किसमें काउंट होगा? नॉन इक्विवेलेंट में, क्योंकि n की वैल्यू बेशक सेम है, l की वैल्यू अलग है। अगला देखो 2s1 3p1,
इसमें n की वैल्यू भी अलग है और l की वैल्यू भी अलग है, तो ये भी किसमें काउंट होगा? देखो 2 और 3 n की वैल्यू अलग, s और p l की वैल्यू अलग, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर मैं बात करूं 2s2, तो इसमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन n और l दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। जिसमें n और l की वैल्यू दोनों की सेम हो, इक्विवेलेंट सिस्टम। जिसमें या तो l की वैल्यू अलग हो या n की वैल्यू अलग हो या n और l दोनों की वैल्यू अलग हो, वो क्या हो जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, अगली वीडियो में करेंगे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 2 से ज्यादा, और उसमें कौन से सिस्टम आएंगे? इक्विवेलेंट भी आ सकता है, नॉन इक्विवेलेंट भी आ सकता है। तो अगली वीडियो में आपका एलएस और जीजे कपलिंग खत्म हो जाएगा, उसके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। तो अगली वीडियो को ढंग से समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पहले इसको समझिए, तभी अगली वीडियो न्यूमेरिकल आपको समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।